हाय वेलकम टू ल्यूमिनारीज फाउंडेशन। ये एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जितने भी करंट अफेयर्स जो हैं साल भर के, स्पेशली फ्रॉम जुलाई टू मार्च, ये हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू करंट अफेयर क्विज। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये आता है करंट अफेयर्स को कवर करने में कि इसमें जो फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जिनमें बहुत ज़्यादा डायनामिसिटी है, जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे करंट अफेयर, माइक्रो करंट अफेयर टाइप के करंट अफेयर आए हैं, उनको हम किस तरीके से कवर करें, कितना रीड करें, कितना एक्सटेंट उनका, ये सब कवर करने में और विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड कवर करने में बड़ा इशू आता है। सो फॉर दैट रीज़न वी आर ट्राइंग टू डू दैट थ्रू MCQ। जैसे थिंग इज़ व्हाट हैपन्स इज, जब हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी मेमोरी में रिटेंशन ज़्यादा रहता है, और इसलिए करंट अफेयर जहाँ पे स्पेशली कोई लिमिट नहीं आती, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस केस में इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम या टैकल करंट अफेयर क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जाम। सो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये UPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए हम ये करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई से लेकर मार्च तक, एंड एक्सटेंडेड फॉर्म में जुलाई से मार्च कंप्लीट होने के बाद हम अप्रैल के भी MCQs जो है सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमारा मोस्ट क्लोजेस्ट जो करंट अफेयर है वो भी कवर यहाँ पे हो पाए। तो जुलाई के मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे एक मंथ में ऑन एन एवरेज 80 to 100 क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड टू पुट अप, जिससे हमारे मोस्ट करंट अफेयर जो जनरल न्यूज़ में थे, छोटे छोटे माइक्रो करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में थे, वो चीज़ यहाँ पे कवर हो पाए। तो टोटल अगर हम मान के चलें तो 8 से 9 महीने की अगर हम मैगजीन करेंगे, प्रोबेबली 10 to 11 मंथ की मैगजीन्स या 10 to 11 मंथ के बेसिकली मंथली करंट अफेयर हम क्विज के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें होपफुली वी विल बी एबल टू कवर समवेयर अराउंड रफली 1000 या 1000+ MCQ। तो बी विथ मी, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे MCQ करंट अफेयर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। इनमें से ज़रूरी नहीं है पूरे क्वेश्चन MCQ के ही रहेंगे, कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें करंट अफेयर बेस्ड कोई स्टैटिक करंट अफेयर या उसका कोई स्टैटिक बैकग्राउंड है किसी करंट अफेयर का, तो उस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए हैं, डाले हैं, तो वो चीज़ हमको वहाँ पे उससे रिलेटेड चीज़ को जानने में और याद रखने में हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, आर्यन सीरीज ऑफ रॉकेट इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वी आर स्टार्टिंग विद जुलाई MCQ, जुलाई मंथ के करंट अफेयर के MCQ सॉल्व करना हम शुरू कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्यन सीरीज ऑफ रॉकेट, एक सीरीज ऑफ रॉकेट है, एक रॉकेट सीरीज है जिसका नाम है आर्यन, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है या किस कंट्री की स्पेस एजेंसी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर क्या है। For just a moment before I just move on to the discussion of the answer, I would first like you to tell you कि इस पूरी सीरीज को फॉलो करने का एक सिस्टम है। ये सिस्टम ये है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन रीड करूँगा, आप ट्राई करिए कि बिना नीचे देखे एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आपकी वो मेमोरी में है कि नहीं है, या आपने वो चीज़ रीड की है कि नहीं, और उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है या अब आप देखना चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या था, आपने अपना आंसर लिख लिया है कॉपी में, तो उसे आंसर के साथ हमारे मैच करिए और उसको प्ले करके उसका सॉल्यूशन देखिए कि आपने जो चीज़ सोची थी या जो चीज़ पता थी वो सही लगाई है या नहीं। तो पॉज द वीडियो आफ्टर लिसनिंग टू द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन एंड देन प्ले द वीडियो टू लिसन टू द आंसर एंड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या ये आर्यन सीरीज ऑफ रॉकेट नासा को बिलोंग करती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कोरिया स्पेस एजेंसी, एरोस्पेस रिसर्च एजेंसी या इसराइल स्पेस एजेंसी। सो आंसर इज बी। यहाँ पे ये जो आर्यन सीरीज ऑफ रॉकेट है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट व्हीकल है। हमने इंडिया में पास्ट में इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की इस रॉकेट व्हीकल या रॉकेट जो सिस्टम है इसका बहुत यूज़ किया है अपनी सैटेलाइट को छोड़ने का। जब हमारे पास PSLV और GSLV व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे जिससे आज हम अपनी सैटेलाइट छोड़ता है इसरो अपनी, तब हम इन रॉकेट सीरीज़ का यूज़ किया करते थे काफ़ी फ्रीक्वेंटली। तो ये आर्यन रॉकेट की लॉन्चिंग साइट कहाँ पे है, ये रॉकेट कहाँ से लॉन्च होता है सैटेलाइट को लेके, तो ये साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना नाम की एक जगह है, वहाँ पे कोरू नाम का एक इनका बेस है, स्पेस बेस है, वहाँ पे ये लोकेटेड है और वहाँ से ये लॉन्च करते हैं। इसका सबसे लेटेस्ट इस सीरीज़ में रॉकेट कौन सा है, आर्यन 6, जो आपको याद रखना है। देन इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे नंबरिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कुछ फॉल्ट थी या मिस्टेक थी मेरे हमसे, सो टू रेक्टिफाई इट मुझे वो क्वेश्चन रिमूव करना पड़ा। सो यहाँ पे आपको 3rd नंबर इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO।
तो हमको ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। सेकंड, इसमें स्टेटमेंट है कि आईएमओ अपना जो भी कन्वेंशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम से रिलेटेड कन्वेंशन जो है, उससे रिलेटेड कन्वेंशन को एनफोर्स करने के मैकेनिज्म ये खुद ही चलाता है। मतलब कन्वेंशन को एनफोर्स करने की पावर आईएमओ के पास में ही है। और थर्ड, इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए या फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में, ओशियंस में जो शिप का ट्रैफिक जाता है, उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये लीगल मैटर्स जो हैं, लीगल मैटर्स को इन्वॉल्व करे बिना ये फैसिलिटेट करता है। मतलब बिना किसी लॉ या प्रोसीजर के ये सारे इंटरनेशनल ट्रैफिक लॉ को मैनेज करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो यहाँ पे सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आईएमओ जो है ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे आईएमओ जो होता है अपनी पॉलिसीज़ को इन्फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये आईएमओ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, कन्वेंशन की जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं, वो मेंबर पार्ट कंट्रीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करे, जो इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए काम करता है। और तीसरा, ये लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा था कि आईएमओ लीगल मैटर्स जो होते हैं इंटरनेशनल शिपिंग से रिलेटेड, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बट द थिंग इज़, ये लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होता है, इंक्लूडिंग किसी भी टाइप का कंपेंसेशन से रिलेटेड इशू हो या लायबिलिटी से इशू हो। मतलब किसी ने किसी के शिप को, किसी के कारण, किसी मेंबर कंट्री के कारण किसी के दूसरी कंट्री के शिप को कोई डैमेज हो, कोई पर्सनल का लॉस हो, तो वहाँ पे लायबिलिटी और कंपेंसेशन भी प्रोवाइड कराने में या गेन कराने में वो सपोर्ट करता है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, दिस इज़ राइट, दैट इज़ वाई द आंसर इज़ B1 ओनली। देन उसके बाद क्वेश्चन 4, हमको यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 चीज़ें पूछी गई हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंटूर बंडिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। और हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए के हिसाब से अकॉर्डिंगली सही बैठती हैं। तो पहले तो अगेन आपको पॉज करके सोचना है इसके बारे में, उसके बाद आंसर करना है। डिस्कस करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या होता है। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, तो क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर जो है, ये एग्रीकल्चर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये एग्रीकल्चर के नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में से क्या चेंजेस कर सकते हैं कि वो चीज़ ना हो, इस टाइप के एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको 4 एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस दी है, जिसमें पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब आप फील्ड में क्रॉप के साथ ट्रीज़ भी ग्रो करते हो, उसकी बॉर्डर पे बड़े बड़े, ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। दूसरा कंटूर बंडिंग होता है। कंटूर बंडिंग में अगर आप ये इमेज में देख सकते हैं, आप एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है यहाँ पे बीच बीच में ऐसे कंटूर या कुछ स्लोप्स बना देते हैं, और इस स्लोप्स में बेसिकली कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन होते हैं जिनमें वाटर स्टोर होता है, या कहीं सॉइल यहाँ से बह के यहाँ आती है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, तो ये कंटूर बंडिंग कहलाता है। तीसरा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप एक फील्ड में एक सिंगल टाइप की क्रॉप बार बार नहीं लगाते, आप मल्टीपल टाइप की क्रॉप लगाते हैं बीच बीच में, एक जगह ये क्रॉप दूसरी क्रॉप, ऑल्टरनेट में आप 2 क्रॉप लगा सकते हैं, या सीज़न बाय सीज़न आप क्रॉप चेंज करते जाते हैं। जैसे ठंड के सीज़न में आपने एक क्रॉप लगाई, अब आप दूसरा जब ठंड का सीज़न आएगा तो आप दूसरे टाइप की क्रॉप लगाओगे। दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ आप गेहूँ चावल नहीं लगाओगे, उसके साथ साथ में दूसरी क्रॉप्स भी लगाओगे। और फोर्थ आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब आप मल्टीपल क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में अप्लाई करते हो। तो इनमें से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको लगता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करने में हेल्प करेगी? द आंसर इज़ ऑल 4। ये चारों ही प्रैक्टिसेस वो हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड का यूटिलाइजेशन और बेटर करने में हेल्प करती हैं, और क्लाइमेट चेंज से जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। सो आंसर इज़ डी 1 2 3 4। देन क्वेश्चन 5, जगन्नाथ टेम्पल पुरी से रिलेटेड हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, जगन्नाथपुरी का ये जो टेम्पल है ये गंगा डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में बनवाया था। सेकेंड स्टेटमेंट, ये कलिंग आर्किटेक्चर का एक टाइप है जिसमें आपको कर्वी लीनियर टॉवर और इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने के लिए मिलती हैं। और थर्ड स्टेटमेंट, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है इस टाइप के टेम्पल को।
तो हमको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आंसर्स, कौन कौन से एग्जांपल्स जो हैं वो सही हैं स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट इज़ राइट। ये गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन चोड़ा गंगा ने ये बनवाया था ये टेम्पल 12th सेंचुरी में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट। ये कलिंग आर्किटेक्चर का एक टाइप है। कलिंग आर्किटेक्चर की यूनिक पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इस तरह का ऐसा ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये जो टॉवर होता है टेम्पल का, ये ऐसा कर्व बनाया जाता है। तो ये कर्वीलिनियर टॉवर कहलाता है। यहाँ पे बहुत बारीकी से यहाँ पे नक्काशी की जाती है, कार्विंग। तो ये इसका फीचर है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो राइट, बट द थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट। ये जो जगन्नाथपुरी का टेम्पल है ये वाइट पगोड़ा कहलाता है रेदर देन ब्लैक पगोड़ा। तो ये आपको इसमें याद रखना है। दिस इज़ वन ऑफ द 4 जो हम बोलते हैं 4 धाम जो है उनमें से एक धाम आता है। सो दिस इज़ करेक्ट। सो उसके हिसाब से ओनली 2 स्टेटमेंट, दैट इज़ आंसर बी इज़ करेक्ट। देन उसके बाद हमको फेम इंडिया स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, फेम इंडिया स्कीम, ये स्कीम जो है ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करके। दूसरा, इस स्कीम का पहला फेज़ 2015 में स्टार्ट हुआ था और 2019 में ख़त्म हुआ था। और तीसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की स्कीम है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। सो सॉल्यूशन की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में लोन नहीं दिया जाता, सब्सिडी दी जाती है। तो जब आप, ये स्कीम का पर्पस क्या है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। तो जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाते हैं तो उस केस में आपको अपफ्रंट एक सब्सिडी या डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। तो ये इस स्कीम का मेन मोटिव है। तो पहला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट। ये स्कीम के बेसिकली अभी तक 2 फेज़ आए हैं, एक 2015 से 19 और दूसरा 2019 से 22। तो ये 2 फेज़ इसके चलाए गए हैं, जिसमें पहला फेज़ यहाँ पे था, ये सही है। इन द थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की स्कीम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ या हेवी इंटरप्राइजेस का इनिशिएटिव है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज़ वाई इट इज़ आंसर इज़ बी 2 ओनली। इसी से रिलेटेड ये स्कीम लॉन्च करी है PM E-ड्राइव स्कीम सितंबर 2024 में। ये स्कीम क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये फेम स्कीम को रिप्लेस करने के लिए निकाली गई है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वन हेल्थ इनिशिएटिव। तो वन हेल्थ इनिशिएटिव क्या है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों की जो डिसीज़ है उनको इंटीग्रेटेड तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और दूसरा, ये WHO और UNDP का जॉइंट इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो वन हेल्थ अप्रोच क्या होती है। वन हेल्थ अप्रोच ये होती है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा कि ह्यूमन की हेल्थ जो है वो एनिमल की हेल्थ से लिंक होती है, क्योंकि एनिमल से ही हम मानते हैं कोविड निकल के आया था। तो अब हम ये मानते हैं कि अगर हमको आने वाले टाइम में पेंडेमिक को प्रिवेंट करना है तो वर्ल्ड में एनवायरनमेंट, देन ह्यूमंस और एनिमल्स, इन तीनों की हेल्थ को बैलेंस से अच्छा रखना होगा, तभी हम लॉन्ग टर्म में सेफ रह पाएंगे। सो दिस इज़ वन हेल्थ अप्रोच। तो ये स्टेटमेंट सही है। बट द सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज़ ये WHO और UNDP का इनिशिएटिव है, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये बेसिकली 4 एजेंसीज़ का इनिशिएटिव है, दैट इज़ FAO, UNEP, WHO और WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये 4 एजेंसीज़ का इनिशिएटिव है। तो उस हिसाब से ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, दैट इज़ आंसर इज़ ए। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि सेक्शन IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर में जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इंटरमीडियरी जो है इसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम बहुत केयरफुलनेस रखनी चाहिए। दूसरा, इंटरमीडियरी जो है ये ट्रांसमिशन, रिसीवर ऑफ ट्रांसमिशन और इंफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन जो है इन तीनों को स्टार्ट करेगा। तो ये हमको बताना है दोनों में से क्या स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ किस बारे में बात कर रहे हैं। तो IT एक्ट के अंदर में द थिंग इज़, यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन मिस इन्फॉर्मेशन या फेक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किए जाते हैं।
इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने ये आईटी एक्ट में एक अमेंडमेंट करके ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इनको हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो हमको बताना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि इंटरमीडियरी अगर कोई भी ऐसी गलत पोस्ट आती है तो उसको रिमूव करने में अपनी ड्यूटी पूरी फुलफिल करेगा केयरफुली। और दूसरा, जो इंटरमीडियरी है उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में और हेल्प करेगा। सो द आंसर इज क्लियर। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ऑब्वियसली इंटरमीडियरी को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं देंगे कि वो उस मिस इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे और ज़्यादा, बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट कि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते टाइम ऐसे रॉन्ग कंटेंट को हराने के लिए पूरे इनिशिएटिव या अपनी बहुत केयरफुलनेस रखेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन 1 या स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। दैट इज़ वाई द आंसर इज़ A1 ओनली। ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या होती है? जैसे द थिंग इज़ सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जो है वो किसी को अपने प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब अपनी प्लेटफॉर्म पे किसी यूज़र को कोई पोस्ट डालने से नहीं रोक सकते। लेकिन सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हटाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर उस पर इमीडिएटली उसको पता चलते ही उस पर कोई एक्शन लेती है, तभी वो लॉ से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में किसी भी टाइप की पेनाल्टी से या पनिशमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगी। दिस इज कॉल्ड एज सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, प्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है या पूछने के लिए। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन 9, इनमें से कौन से स्टेटमेंट रिलेटेड टू ग्रीन फंड्स सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है ग्रीन फंड म्यूचुअल फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो सोशली और एनवायरमेंटली कॉन्शियस पॉलिसीज़ को परस्यू करते हैं या प्रमोट करते हैं। इनका मेन एम, सेकंड स्टेटमेंट, इनका मेन एम है क्लाइमेट चेंज से डील करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बट एट द सेम टाइम ऐसा इन्वेस्टमेंट करवाना जो उनको कॉम्पिटिटिव रिटर्न या अच्छे मार्केट इंटरेस्ट रेट से अच्छे इंटरेस्ट रेट रिटर्न पे दिलवा पाए या अच्छा रिटर्न दे पाए। और तीसरा, ये ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम का एक फंड है, ये वर्ल्ड बैंक ने 2010 में बनाया था। हमको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें से स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ग्रीन फंड्स एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड टाइप की स्कीम है। स्टॉक मार्केट में जैसे लोग पैसे लगाते हैं उसी टाइप का एक फंड है, जिस फंड में लोग पैसे लगाते हैं, जिसका पैसा किसी ना किसी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये ऐसे बिजनेस में लगाए जाते हैं इसमें से पैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो या जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इससे एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और वो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, तो उससे ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग इस फंड में, उन लोगों को अच्छे रिटर्न या प्रॉफिट भी मिलेंगे। रही बात ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये वर्ल्ड बैंक ने नहीं बनवाया। देयर इज़ अ कन्वेंशन नोन्ड एज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ये फंड, ये कन्वेंशन 2010 में साइन हुआ। ये फंड जो है ये UNFCCC ने 2010 में बनाया था ताकि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए हम पैसों को खर्च कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें सही जगह पे। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट 3 इज़ रॉन्ग। दैट इज़ वाई द आंसर इज B1 and 2 ओनली। देन क्वेश्चन 10 आता है, हमको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम के कंसेप्ट के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये बैंक को कंपल्सरी करता है कि वो अपना एक जितने भी लोन देते हैं उसका एक प्रपोर्शन या परसेंटेज ऐसे सेक्टर्स को दें जो लोन ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। डेवलपमेंटल सेक्टर या वीक सेक्टर्स जो होते हैं, जैसे वल्नरेबल सेक्शन जैसे वुमेन हो गए, SHG हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जो ऐसे सेक्टर जिनको इन जनरल लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ये PSL उनको लोन दिलाने में हेल्प करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर ये कंडीशन है कि वो जितना भी लोन बांट रहे हैं उसका 50% उनको PSL लोन्स में देना पड़ेगा। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। PSL बेसिकली ये वो लोन्स होते हैं जो बैंक को एक मिनिमम, जैसे बैंक्स को अपने 100 रुपये अगर लोन में दे रहे हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन लेटर से 40% या 40 रुपीज़ जो है ये ऐसे लोन में देना होता है जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से ये वाले लोन PSL लोन कहलाते हैं। दिस इज़ राइट, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम के 2 टाइप के बैंक होते हैं। इनके ऊपर कंडीशन होती है कि ये अपने टोटल लोन का 75% लोन जो है ये PSL कैटेगरी के लोन्स में देंगे। तो उस हिसाब से सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज द ऑप्शन B इज करेक्ट। देन 11th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए सही है? तो सबसे पहला, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में बनाया गया था। दूसरा,
ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, और तीसरा ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जूलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंडिया जो है, ये इंडिया में एनिमल रिलेटेड पूरी रिसर्च करता है। ये 1916 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में नहीं है, इट इज़ इन कोलकाता। और द थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में ही आता है। So only the third statement is right. That is the right answer is, that is why the right answer is C3 only. Then ट्रांस फैट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको पूछा गया है। ट्रांस फैट से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हमको दिए हुए हैं। ट्रांस फैट क्या होता है? जैसे आप जो फास्ट फूड खाते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनके पैकेट में कुछ अनहेल्दी टाइप के फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होते हैं, और ये आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल बिल्ड करते हैं जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो उसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं। WHO ने एक वैलिडेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है उन कंट्रीज़ को की पहचान करने के लिए जिन्होंने ट्रांस फैट एलिमिनेशन, अपने मार्केट में जो भी फूड आइटम्स मिलते हैं उसमें से ट्रांस फैट को रिमूव करने का गोल अचीव कर लिया है। और दूसरा, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया और थाईलैंड, ये पहली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये TFA वैलिडेशन या ये गोल अचीव कर लिया है। हमको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो द फर्स्ट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। WHO एक वैलिडेशन प्रोग्राम चलाता है जिसमें वो ऐसी कंट्रीज़ को सर्टिफिकेट देता है, अवार्ड सर्टिफिकेट, जिन्होंने अपनी कंट्री, अपने मार्केट से ट्रांस फैट कंटेनिंग फूड को एलिमिनेट कर लिया है। और ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये पहली कंट्रीज़ बन गई हैं जिन्होंने ये गोल अचीव कर लिया है। सो WHO सारी कंट्रीज़ को ये रिकमेंड करता है कि वो अपने फूड आइटम्स, मार्केट में जो भी फूड बिक रहा है उसमें से ट्रांस फैट का कंटेंट जो है वो एलिमिनेट करे ताकि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। तो इसके हिसाब से ये थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दैट इज़ C, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाई सीज ट्रीटी। ये हाई सीज ट्रीटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाई सीज ट्रीटी क्या है? पहला तो दो स्टेटमेंट हमको दिए हैं। इसको पहले एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता था, और दूसरा ये 2020 में नेगोशिएट हुई है। इसका मेन एम है मेरीन एरियाज से, मेरीन रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटीज़ का जो मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में जो मेरीन रिसोर्सेज हैं और बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनको कंजर्वेशन, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना। अब ये इंटरनेशनल वाटर्स क्या होते हैं? जैसे हर कंट्री का, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के बाजू में ये जो लगा हुआ है इसका वाटर है ओशियन का, सिर्फ ये इतना पोर्शन 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो है, और मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वाटर का, सिर्फ यही वाटर इंडिया का माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। इसके बियॉन्ड जो पानी है यहाँ पे किसी की अथॉरिटी नहीं होती। यहाँ पे ये इंटरनेशनल वाटर्स कहलाते हैं, मतलब इट इज़ फ्री टू यूज़ बाय एनीवन, टू बी यूज्ड बाय एनीवन। तो इन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी होती है, मेरीन रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हाई सीज ट्रीटी बनाई गई है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रही है। तो अब उसके हिसाब से देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। ये जो हाई सीज ट्रीटी है बेसिकली ये इंटरनेशनल वाटर्स जो होते हैं जहाँ पे किसी की जुरिस्डिक्शन नहीं आती, किसी कंट्री की टेरिटरी नहीं लगती, उन एरियाज़ की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है, और इसका यही नाम है जो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये ट्रीटी 2023 में नेगोशिएट हुई थी, नॉट इन 2020, और इसका मेन एम क्या है? पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है इंटरनेशनल वाटर्स से, और बायोडाइवर्सिटी और मेरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 14, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज़ करता है? यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑप्शन में है वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो FSR जो है ये बेसिकली एक रिपोर्ट है जो RBI साल में 2 बार निकालता है, हर 6 मंथ में एक रिपोर्ट निकालता है जिसमें ये इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है कि क्या इंडिया इकोनॉमिकली सही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं, कोई इसमें खतरा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है। और ये कौन इसका असेसमेंट करता है? ये बेसिकली एक कमेटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल,
जिसके हेड आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, ये इस रिपोर्ट का असेसमेंट कराने में या रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। एक और रिपोर्ट होती है इससे रिलेटेड, दैट इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बट ये आरबीआई नहीं निकालता, ये आईएमएफ निकालता है। तो इसमें राइट आंसर विल बी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सी। देन क्वेश्चन 15, हमको यहाँ पे 4 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, यमन, ओमन, सीरिया, इज़राइल, और हमको बताना है इन 4 कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अरेबियन पेनिनसुला में आती हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में आपको ओमन, यमन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और कतर और बहरीन यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। सो दैट मीन्स सीरिया और इज़राइल, सीरिया इज़ दिस एंड इज़राइल इज़ दिस। तो सीरिया और इज़राइल अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट नहीं बनती। फॉर दैट रीज़न ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, द आंसर विल बी ए। देन इसके बाद क्वेश्चन 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। सो यहाँ पे हमको रशिया के, जैसे इंडिया का भारत रत्न होता है ना, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो किसी सिटीज़न को दिया जा सकता है, उसी टाइप का एक रशिया का एक उनका सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। उससे रिलेटेड हमको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ये जो अवार्ड है ये रशिया के पुराने किंग थे ज़ार पीटर द ग्रेट, उन्होंने 1698 में बनाया था और ये बीच में ख़त्म हो गया था, लेकिन 1998 में वापस इसको रिज्यूम किया गया था। और दूसरा, इसमें जो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड के सिंबल में एक डबल हेडेड ईगल होती है, मतलब इस तरह से एक ईगल है, उसके 2 हेड हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक लाइट ब्लू सिल्क मोयर रिबन बीच में जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। रिसेंटली ये जो अवार्ड है रशिया का, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तो ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड है, ये किसने इस्टेब्लिश किया था? ज़ार पीटर द ग्रेट इन 1698, और ये बीच में बंद हो गया था और फिर उसके बाद इसको रिज्यूम किया गया 1998 में। तो ये अवार्ड जो है ये किसके नाम पे है? ये रशिया के बहुत मतलब माने हुए संत हैं जिनका नाम है सेंट एंड्रू, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाने का काम किया यूरोप में, उनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है। तो इसके एम्ब्लेम में आपको डबल हेडेड ईगल और एक रिबन देखने के लिए मिलती है। देन क्वेश्चन 17, हमको बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं इंडिया में, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम 1972 में स्टार्ट की थी। द सेकेंड स्टेटमेंट इज ये यूनेस्को मैप प्रोग्राम से गाइड होते हैं। मैप प्रोग्राम मतलब मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनाती है बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, जिसको एक सेंट्रल मैप कमेटी जो है वो अप्रूव करती है। तो हमको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है ये 1986 में स्टार्ट किया था। द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट। यहाँ पे यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर में ये गाइड किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजमेंट एक्शन प्लान नहीं बनाती किसी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। द थिंग इज़ हमारी इंडिया में ऐसे 18 कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। तो जैसे ये अलग अलग स्टेट में अलग है। फॉर एग्जांपल एमपी में इट इज़ अचानकमर, अमरकंटक, देन ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना नेशनल रिजर्व, गुजरात में ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ऐसे करके ये कुछ 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनकी बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। तो स्टेटमेंट में ये दिया है कि ये प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज द प्लान इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और उसको अप्रूव करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, दैट इज व्हाई द आंसर इज डी 2 ओनली। देन क्वेश्चन 18, ये गिग वर्कर से रिलेटेड हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में जो गिग वर्कर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये गिग वर्कर्स की डेफिनेशन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में दी गई है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में गिग वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज, मतलब उनको मिनिमम कितना सैलरी या वेज दिया जाना चाहिए मिनिमम पर डे के बेसिस पे, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में, वो उसमें डिफाइन किया गया है या वो उसमें बताया गया है। और तीसरा,
कर्नाटका पहला स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से लॉ निकाला है। तो सबसे पहले गिग वर्कर्स तो क्या होते हैं, जैसे आपको पता होगा ये ओला, रैपिडो, ऊपर, यहाँ पे ड्राइवर्स आते हैं, ये जो आपको कलेक्ट करते हैं, पिक करते हैं, कहीं ड्रॉप करते हैं। तो ये फ्रीलांस बेसिस पे काम करते हैं प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर करके। तो ऐसे वर्कर या ऐसे लोग जो किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करके कब मतलब ऑन एंड ऑफ वर्क करते हैं, इनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। जैसे जोमेटो के वो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, स्विगी जोमेटो के, ये सब गिग वर्कर्स होते हैं। तो इनके बारे में हमको ये 3 स्टेटमेंट दिए थे। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ बेसिकली यहाँ पे राइट, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 कोड है जिसने गिग वर्कर को डिफाइन किया है। ये वो पर्सन होता है हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ गिग वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज़ आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होता है, जैसे एक आदमी किसी दूसरे आदमी के अंदर में परमानेंटली काम करता है, वो उसको जानता है, वो उसके साथ पूरे रिलेशन शेयर करता है, टाइम टू टाइम आता है, टाइम टू टाइम जाता है। ये वैसा रिलेशन शेयर नहीं करते, ये कभी भी काम करते हैं, इनका कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता किसी से, ऑफिस में या वर्क पे कोई एम्प्लॉई एम्प्लॉयर कोई जान पहचान नहीं होती। सो ये गिग वर्कर होता है। दूसरा स्टेटमेंट, द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मिनिमम वेज नहीं दिए हुए हैं, उसके लिए अलग से कोड है, कोड ऑन वेजेस 2019, जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज या फ्लोर वेज बताता है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ये कर्नाटका पहला स्टेट नहीं है, राजस्थान पहला स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए अलग से लॉ निकाला है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन है ग्रोइंस, जो अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा है कई बार, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर बताता हूँ मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज ये आप क्रॉस करके पहले तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बट द राइट आंसर इज ए। यहाँ पे ये होते क्या हैं ग्रोइंस, बेसिकली आपने बरसात या ओशन के साइड कभी गए हो तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे एक्सटेंशन लकड़ी के, वुड के, जैसे मालदीव्स वगैरह में इट इज़ वेरी कॉमन। तो ऐसे वुड के या पत्थर के ऐसे एक्सटेंशन बनाए जाते हैं जिसपे आप वॉक भी कर सकते हैं समुंदर के ऊपर, बीच से एक्सटेंड करते हुए कंक्रीट का एक रोड बनाया जाता है या फिर वुड के ऐसे बहुत बड़े बड़े पाथ बनाए जाते हैं। तो ये ग्रोइंस कहलाते हैं। इनका मेन पर्पस होता है जैसे विंड अगर यहाँ से फ्लो हो रही है और वाटर को इस तरह से लेके जा रही है, तो वाटर के साथ बीच की सैंड बह के ओशन में ना चली जाए, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। सो ये क्या है, दीज आर आंसर इज ए, द लो लाइंग वुड और कंक्रीट स्ट्रक्चर जो सी शोर से निकल के, बीच से निकल के सी में डीप तक एक्सटेंड होते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। देन क्वेश्चन 20, यहाँ पे हमको 3 कंट्रीज़ के नाम दिए हैं और उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम दिए हैं। हमको पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंट्री के साथ हम कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, बांग्लादेश के साथ संप्रीति। हमको बताना ये पेयर सही मैच हैं या नहीं है। तो द आंसर इज डी राइट, सी 1 and 2 and 3। ये सारे ही मैचेस पेयर्स जो हैं सही मैच हैं। इंडिया श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, थाईलैंड के साथ मैत्री करता है और बांग्लादेश के साथ संप्रीति करता है। सो दिस कंप्लीट्स अवर पार्ट 1 ऑफ जुलाई। हम इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें हम और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you.